हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब। मैं सेल्फ आकाश एंड वेलकम टू रफ कॉपी। एंड आज हम कंप्लीट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जो कि ज्योग्राफी का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, नाउ ये चैप्टर जिन्होंने पढ़ रखा है अगर तुमने, तो तुम्हारी अच्छी खासी रिवीजन हो जाएगी। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा एंड जो भी चीज़ें नुआंसेस रहेंगे, जो ट्रिक्स और टिप्स रहेंगे, वो मैं बता दूंगा इस चैप्टर से। तुमने नहीं पढ़ा हुआ है तो उसी के लिए तो आए हो तुम। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले अपने को पढ़ना है भाई क्या कि कंट्रीब्यूशन क्या है इंडस्ट्री की, हैसियत क्या है इस सेक्टर की। देखो, एक चीज होती है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है जब तुम रॉ मटेरियल से ना फिनिश मटेरियल बनाते हो। ठीक है, फिनिश गुड्स बनाते हो, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, फिनिश गुड्स बनाने के प्रोसेस को। ठीक है, कोई चीज बनाना, ये ऐसा कुछ पूछेगा नहीं तुमसे, बट मैंने बता दिया एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब होता है। एक सेक्टर होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, तुमको पता है सेकेंडरी सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर। हाँ, इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत बड़ा है, उसका पार्ट है एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, क्या समझे, इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत बड़ा है, उसका एक पार्ट है क्या, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसका एक पार्ट है। ठीक है, अब क्यों डिफरेंस है दोनों में, इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग तो सेम लग रही है, बिकॉज इंडस्ट्रियल में भी यही काम होता है। देखो, इंडस्ट्रियल में ना और भी काम हो जाते हैं, जैसे डाइंग हो गया, लेबलिंग हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, है ना। ये सारी चीजें भी आ जाती है तुम्हारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जो कि पूरे तौर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं गिरती हैं, लाई करती हैं, है ना। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग उसका एक पार्ट है। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है इंडिया में, वो उसकी जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है 17% है। जबकि अगर हम देखें कि इंडस्ट्रियल सेक्टर कितनी, याद करो, 27% है। 25 to 27% इंडस्ट्रियल सेक्टर की जीडीपी है। ठीक है, हम इसको 27% ही लेते हैं अभी। एंड 27 में से 17%, 27 का नहीं, 27 में से 17 तो बचे कितने, 10। 17% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिया की जीडीपी में। ये सबसे इंपॉर्टेंट था तुम्हारा। कहाँ गया लेजर, हाँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद ये है 7% पर एनम से, यानी कि पर एनम मतलब पर ईयर, हम हर साल 7% की ग्रोथ रेट के साथ इसको ग्रो कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। ठीक है, लेकिन ये बहुत कम है क्योंकि हम चाहते 12% है। ठीक है, 2003 से ग्रोथ रेट इतनी रही है, देख लो याद हो सके तो। ठीक है, एनएमसीसी, एनएमसीसी का मतलब क्या है, लिख लो, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कॉम, चलो लिख लेता हूँ, कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। इसको सेटअप किया गया था ताकि हम इसकी ग्रोथ रेट और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा सके, दोनों बढ़ा सकें। किसकी भाई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की और किसकी। ठीक है, ये फुल फॉर्म याद कर लेना, क्या पता कभी आ जाए तुम्हारे प्री बोर्ड या उसमें हाफ ईयरली में। जिनके हाफ ईयरली हो गए उनके तो नहीं आने वाले। ठीक है, नाउ ये तुमने पढ़ लिया फैक्ट्स, बस इतने ही फैक्ट्स याद रखने आप। ठीक है, फ्लेक्स करने में काम आएगा एग्जाम में तुमको। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, अभी के अभी लिख लो, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, बाद में मत बोलना कि आपने, बाद में ना कहना, पहले दे दो वार्निंग। ठीक है, तो फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन, पहला है भाई इंडस्ट्री की लोकेशन। तुम एक जगह पे इंडस्ट्री लगा रहे हो, क्यों लगाओगे उस जगह पे ही? तुम ए या बी में से बी जगह को चुनते हो, क्यों चुनते हो? कोई ना कोई रीजन होगा ना कुछ फैक्टर होंगे ना, जिसके बेसिस पे इंडस्ट्री की लोकेशन तुम डिसाइड कर रहे हो। ठीक है, तो वही फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, और ये फैक्टर्स होते हैं रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट। कैपिटल यानी कि पूंजी, जो भी तुम मतलब कि एज अ हार्ड एसेट इन्वेस्ट करते हो, लाइक लैंड हो गया वगैरह, जो भी हो गया, पैसे हो गए। ठीक है, नाउ ये जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये थे फैक्टर्स तुम्हारे। ठीक है, और इंडस्ट्री वहीं पर लोकेट होती है, वहीं पर लगाई जाती है, स्टैब्लिश की जाती है, जहां पर ये फैक्टर्स अवेलेबल हैं या कोस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, कोस्ट इफेक्टिव यानी कि अफोर्डेबल है, यानी कि तुम वहां पर अगर इंडस्ट्री चलाओगे तो तुम्हारे इनकम या रेवेन्यू बहुत ज्यादा होगा तुम्हारे कोस्ट से। ठीक है, तो ये गैप जो होगा ये तुम्हारा कोस्ट भर देगा। ठीक है, तो ये बात तो तुमको समझ में आ गई, तुम धंधा वहीं लगाओगे जहां पर तुम्हारा धंधा चलेगा, जहां पर तुम्हारे खर्च कम होंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, अर्बनाइजेशन होता है, सिटीज जो होती है मार्केट्स प्रोवाइड करती है, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सब प्रोवाइड करती हैं। इंडस्ट्रियल, अच्छा, एग्लोमरेशन इकोनॉमी, ये सब पता नहीं क्यों टफ लगता है बच्चों को, एग्लोमरेशन इकोनॉमी में समझा देता हूँ। मेरे को पेज ऐड करना होगा। ओके, मुझे नहीं समझ में आया क्या हुआ, बट ठीक है। एग्लोमरेशन इकोनॉमीज क्या होती है? एग्लोमरेशन इकोनॉमी का मतलब होता है सिंपल, एक सिटी है, ठीक है, ठीक है, उसका यूज कर रहा है इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री लगी हुई है। ठीक है, एग्लोमरेशन इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल इकोनॉमी होती है बेसिकली। ठीक है, तो इंडस्ट्री है, वो वहाँ पर रॉ मटेरियल्स ले रहा है। ठीक है, ऊपर से वहाँ से लेबर्स ले रहा है। ठीक है, रॉ मटेरियल में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी तुम्हारे। ठीक है, उसके बाद मार्केट्स का भी यूज़ कर रहे हैं, इसमें मार्केट का मेन रोल है। ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप टाइप का दिखता है तुमको, इंडस्ट्रियल
सेटअप और सिटी में, ठीक है, जिसमें सिटी जो है मार्केट प्रोवाइड करती है इंडस्ट्री को और इंडस्ट्री उसको फिनिश गुड्स प्रोवाइड करता है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, इसी टाइप ऑफ इकोनॉमिक मॉडल को बोलते हैं हम एग्लोमेरेशन इकोनॉमी। इतना याद कर लो बस, इसके डेप्थ में मत जाओ क्योंकि इसके डेप्थ में मैं ऑलरेडी जाके बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज इसी को कहते हैं, ठीक है। एक सिम्बायोटिक सेटअप होता है, इकोनॉमिक मॉडल होता है, जिसमें क्या होता है, जो इंडस्ट्रियल सेटलमेंट्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं सिटीज़ को गुड्स और एम्प्लॉयमेंट के साथ, ठीक है। और सिटीज़ क्या प्रोवाइड करती हैं इंडस्ट्रीज को, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तुमको पता चल गया होगा क्या होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अभी तो हमने डिस्कस किया था, फैक्टर डिटरमाइनिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन, अच्छा ये है, ठीक है। तो ये तो अभी हमने डिस्कस किया था कि ये होते हैं रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट, जहाँ पर होगा वहीं तो इंडस्ट्री लगाओगे। तुम्हें कोल की इंडस्ट्री लगानी है, ठीक है। अब कोल झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के रीजन में मिलता है। कोई रीजन है तुम्हारे पास कि तुम गुजरात में इंडस्ट्री लगाओगे कोल की? कोई रीजन नहीं है ना। मतलब कि तुम पागल हो सकते हो अगर तुम लगाओगे, बट अगेन तुम कोल वहां झारखंड से लेके जाओगे गुजरात में, गुजरात में अगर तुमको लेबर भी नहीं मिलेंगे, ठीक है, मतलब कोल के एक्सपर्ट भी नहीं मिलेंगे, उस टाइप के लेबर भी नहीं मिलेंगे, स्किल्ड लेबर नहीं मिलेंगे जो कि कोल के काम में माहिर है, वो तुमको झारखंड बंगाल में मिलेंगे। तो तुम क्यों लगाओगे गुजरात में? कोई रीजन बनता है नहीं ना। तो यही है फैक्टर्स ऑफ डिटरमाइनिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन। एक इंडस्ट्री की लोकेशन कैसे डिटरमाइन होगी? इन सारे फैक्टर्स पे, ठीक है। और कुछ ऐसे फैक्टर्स का जो मतलब एक क्या बोलते हैं, बनावट बोलते हैं उसको, एग्लोमेरेशन इकोनॉमी भी बोलते हैं, वो मैंने समझा दिया एग्लोमेरेशन इकोनॉमी तुमको। अब आते हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंट्रोल पे। ये टॉपिक हर बच्चे को आता है बट मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसको बताऊं। पॉल्यूशन टाइप्स होते हैं एयर, वाटर, लैंड और नॉइज। अब तुमको पता है कि क्या है, एयर सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड सॉरी, मीथेन हो गया, वाटर में टॉक्सिक वेस्ट हो गए, बहुत सारे फ्लोराइड, मतलब फ्लोराइड हो गया तुम्हारा, लेड हो गया, आर्सेनिक हो गया, लैंड में तुम्हारा इंडस्ट्रियल वेस्ट ही मतलब कि टॉप पे है, नॉइज, मशीनरी ड्रिल्स, ये सब पता ही है, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल लोकेशन में रहता होगा तुम में से वो समझ पा रहा होगा दुख दर्द अपना जो मैं बता रहा हूँ नॉइज पॉल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है। अब इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? वाटर रिसाइकलिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लीगल ग्राउंड वाटर यूज। हम लीगल एक लिमिट बना सकते हैं कि आपको इतना ग्राउंड वाटर यूज करना है, ठीक है। हम क्लीन एनर्जी के रिसोर्सेज सोर्सेज यूज कर सकते हैं। नॉइज रिडक्शन के लिए हम टेक्निक अपना सकते हैं। कैसे अपना सकते हैं भाई? कुछ नहीं कर सकते, हम सीधा ये बोल सकते हैं कि आप 10 PM के बाद इंडस्ट्रीज 9 PM के बाद बंद कर दो, भाई बच्चे पढ़ रहे होते हैं रात में, ठीक है। एनटीपीसी का रोल है इसमें, एनटीपीसी ISO 1401 सर्टिफाइड है, ठीक है। ग्रीन इनिशिएटिव्स लेती है ये। लाइक एनटीपीसी क्या करती है, बहुत ज्यादा थर्मल पावर प्लांट जो है ना, बहुत ज्यादा कार्बन इमिशन करते हैं, ठीक है। कोल बहुत ज्यादा लगता है उनमें, ठीक है। वाटर बहुत ज्यादा लगता है, तो कुछ ना कुछ बदले में भी तो देना पड़ेगा एनवायरमेंट को। तो एनटीपीसी का एक केस स्टडी है जिसमें एनटीपीसी बहुत ज्यादा ग्रीन इनिशिएटिव्स लगा लेती है, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, एफोरेस्टेशन करती है, प्लांट्स लगाती है, ट्रीज लगाती है, ठीक है। वाटर रिसाइकलिंग के मेथड्स अपनाती है, स्कूल को फंड करती है। CSR एक चीज होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसा ही कुछ है ये, ठीक है। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग करती है, कम से कम पॉल्यूशन हो, ये मेथड्स अपनाती है। तो बाकी इंडस्ट्रीज को भी इससे सीख लेनी चाहिए, कहने का मतलब है। इससे कोई क्वेश्चन आता नहीं है एनटीपीसी से, ठीक है। कभी कभार दिख जाता है तुमको केस बेस्ड स्टडी में या फिर 1 या 2 मार्क्स में, ठीक है। तो उतना ही याद रखो जितना बताया जा रहा है। नाउ इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन, अब बहुत सारी क्लासिफिकेशन के बेसिस हैं बट तुमको समझ में आ जाएगा मैं समझाऊंगा तो। फर्स्ट है ऑन द बेसिस रॉ मटेरियल, है ये रॉ मटेरियल नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल के बेसिस पे दो टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं। देखो हमने पढ़ा था प्राइमरी सेक्टर में भी कि प्राइमरी सेक्टर से ही चीजें आती हैं तो सेकेंडरी सेक्टर में बनती हैं। अब प्राइमरी सेक्टर से दो दो तरह की चीजें आती है, एक एग्रो बेस्ड, एक मिनरल बेस्ड। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं कॉटन, वुल, जूट, सिल्क, जो कि एग्रीकल्चर से चीजें आती है ना उसको प्रोसेस करती हैं, लाइक कॉटन, वुल, जूट, सिल्क हो गया ये सब। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गई जिसमें मिनरल्स जाते हैं, एग्रीकल्चर गुड्स नहीं आते, आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, स्टोन्स वगैरह, ठीक है। तो दो तरह की इंडस्ट्रीज हो गई ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। देन आता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट या ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल, ठीक है। अप टू 1 करोड़, अबव 1 करोड़, आई गेस ये 5 करोड़ है, ठीक है, इसको लिख लेना 5 CR है, ठीक है। एंड ये हो गई तुम्हारी स्मॉल, लार्ज, एक बीच में मीडियम भी होता है, ठीक है, बट उसको इग्नोर करो जैसे तुम फ्यूचर इग्नोर करते हो। स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ रोल, रोल के बेसिस पे देखो यार दो तरह के काम होते हैं, एक बेसिक इंडस्ट्रीज, ठीक है, यानी कि एक इंडस्ट्री सामान बना रही है और दूसरे इंडस्ट्री को दे रही है, यानी कि तुम्हारी इंडस्ट्री है वो नट बोल्ट बनाया उसने, अब दूसरी इंडस्ट्री कार बना रही है उसको दे दिया, ठीक है, वो कार बनाने में काम आएगा। फिर दूसरा तो कंज्यूमर इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जो कि सीधा अपना पेपर, मतलब कि पेपर कह रहा हूँ, अपना जो गुड्स है वो किसको सेल करती है? कंज्यूमर को, यानी कि तुमको, हमको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेज ने बनाया, क्या बनाया? चिप्स बनाया, और चिप्स उसने डायरेक्टली किसको दिया? तुमको दिया, ठीक है। हम सबको मतलब कि थ्रू दुकानदार हम तक पहुंचा वो,
वो किसी और इंडस्ट्री को थोड़ी गया कि ले से हम गए हल्दीराम में, नहीं ऐसा तो नहीं होता ना। कुछ इंडस्ट्रीज में होता है, जैसे नट बनाया उसने कार वाली कंपनी को दे दिया, वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा, तो इसको बोलते हैं बेसिक इंडस्ट्री। और जिस इंडस्ट्री ने सामान बनाया और सीधा लोगों को बेच दिया उसको बोलते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्री। समझ में आ गया। देन आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पे पब्लिक, प्राइवेट या जॉइंट या कोऑपरेटिव होते हैं। पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जो इंडस्ट्री गवर्नमेंट ही ओन करती है। प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट ओन करता है। जॉइंट सेक्टर दोनों मिलकर ऑन करते हैं, जैसे ऑयल इंडिया हो गया, आईआरसीटीसी हो गया, ठीक है। देन उसके बाद कोऑपरेटिव हो गया। कोऑपरेटिव अलग होता है, इसमें प्राइवेट सेक्टर जैसा साउंड करता है बट ऐसा है नहीं। ये वर्कर्स और प्रोड्यूसर्स इक्वली ओन करते हैं, इनके इक्वली शेयर होते हैं। तो जिसमें हो गया अमूल, इज्जत पापड़, ठीक है। अगर इतना नहीं समझ में आया कि कोऑपरेटिव क्या होता है तो बस इतना याद कर लो, ठीक है। ओन बाय वर्कर्स एंड प्रोड्यूसर्स। अभी तुम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, बस इतना ही काफी है, ठीक है। वैसे आता नहीं है इतना। बाय वेट और बल्क, ऑन द बेसिस ऑफ वेट या बल्क। हैवी इंडस्ट्रीज, लाइट इंडस्ट्री। लाइट इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जैसे कि बहुत ही ईजी होता है उनको, मतलब मूव करना एक प्लेस से दूसरे जगह, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा स्टोर करना बहुत ईजी होता है। इलेक्ट्रिकल गुड्स हो गए तुम्हारे, ठीक है। कॉटन इंडस्ट्री हो गई, शुगर केन हो गया, ये सारी लाइट हो जाती है। हैवी होता है तो इसमें आयरन स्टील आ गया, बहुत बल्की मटेरियल होता है, इसको तुम इजीली ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते, स्टोर भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ बेसिस हैं तुम्हारे इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन के, ठीक है। रॉ मटेरियल समझ में आ गया, एग्रो बेस, मिनरल बेस, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, रोल हो गया, ओनरशिप हो गया, ठीक है। और वेट और बल्क हो गया। मैं तुमको माइंड मैप दे दूंगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में ना यार व्हाट्सएप का लिंक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, व्हाट्सएप यार, ठीक है। उसको तुम ज्वाइन कर लो, ठीक है, उसको तुम ज्वाइन कर लो। एंड मैं वहाँ पर माइंड मैप्स ये सब तुमको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ तो नहीं मिलेंगे तुमको, यूट्यूब पे माइंड मैप फीचर नहीं है वो, तो मैं वहीं दे सकता हूँ माइंड मैप्स। अब आते हैं भाई, इनको देख लेते हैं, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड को, ठीक है। एग्रो बेस्ड में आते हैं भाई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ जाती है, जूट इंडस्ट्री आ जाती है और शुगर इंडस्ट्री आ जाती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन, ठीक है, कॉटन सबसे मेन है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना, इंडिया की सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी मतलब इंडस्ट्री है, ठीक है। सेल्फ रिलायंट है, ये फैक्ट है, याद कर लो। बहुत सारे फैक्ट्स हैं बट मैं तुमको वही बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 14% ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, 14-15% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है तुम्हारा, ठीक है। 35 मिलियन जॉब्स हैं। 25% तुम्हारा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स क्या होती हैं? जब हम किसी को सामान बेचते हैं ना, किसी दूसरे देश को, तो वो अपनी करेंसी में पे करता है, ठीक है। लाइक अगर हमने अमेरिका में कोई सामान बेचा तो अपनी करेंसी में पे करेगा, डॉलर्स में, तो डॉलर्स हमारे पास आएगा, हम डॉलर्स रख लेंगे, ठीक है। ऐसा समझ लो, ऐसा होता है, ठीक है। तो क्या कहता था अमेरिका, क्या हो तुम, ठीक है। इंडिया के जीडीपी में 4% का कॉन्ट्रीब्यूशन है केवल टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, ठीक है। और सेल्फ रिलायंट है, मैंने तुमको बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पूछ लेते हैं कौन सी सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री है बताओ इंडिया में, ठीक है। हर सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है ये जहाँ से चीजें शुरू होती हैं और जहाँ पर खत्म होती है सब कुछ इंडिया में बनता है, कुछ भी हम बाहर से नहीं मंगाते। 1600 टेक्सटाइल मिल्स हैं इंडिया में, ठीक है, जिसमें से 80% जो प्राइवेट सेक्टर ओन करता है। इतना याद कर लो कि 1600 टेक्सटाइल मिल्स है, ठीक है। पहले महाराष्ट्र गुजरात में था, अब ड्यू टू रॉ कॉटन मार्केट ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पहले ये महाराष्ट्र और गुजरात में था ड्यू टू रॉ कॉटन मार्केट ट्रांसपोर्ट लेबर क्लाइमेट, ठीक है। अब बहुत सारे स्टेट्स में है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी तेज हो गया है, फैसिलिटीज अच्छी हो गई है, टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई स्टोरेज की, तो हर स्टेट में है ऑलमोस्ट इंडस्ट्री, हर स्टेट यानी कि हर आसपास के स्टेट में। सेकेंड लार्जेस्ट स्पिंडल कैपेसिटी या सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना, ठीक है, टेक्सटाइल्स में, ठीक है। और कहाँ कहाँ भेजते हैं, कोई सा भी कंट्री लिख देना, हम सारे कंट्रीज को भेजते हैं, ठीक है। पाकिस्तान कोई नहीं लिखेगा ठीक है। सबसे पहले तुम मजे लेने के लिए पाकिस्तान लिख रहे हो, फिर पता चला टीचर जो है वो ऑफेंड हो गया, ठीक है। और ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें की भी ज़रूरत है, ठीक है। फैब्रिक इंपोर्ट्स की हमको ज़रूरत है, पावर सप्लाई प्रॉब्लम्स होती हैं, मशीनरी आउटडेटेड है, कंपटीशन मिलता है सिंथेटिक फाइबर से, रेयन, नाइलॉन, ठीक है, पॉलिएस्टर, इन सबसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। जूट इंडस्ट्री, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आफ्टर बांग्लादेश। ये फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं लेजर से ही बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। 70 जूट मिल्स है इंडिया में, मेनली वेस्ट बंगाल में। फर्स्ट कहाँ स्टैब्लिश हुआ था ये याद रख लेना, रिश्रा 1859 में, ठीक है। और हुगली बेसिन में वेस्ट बंगाल, तो हुगली बेसिन आइडियल है जूट फार्म्स के लिए। इसके अलावा ये फैक्ट तुम पढ़ लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, नेशनल जूट पॉलिसी आई थी 2005 में, ठीक है। किसके लिए? इंप्रूवमेंट के लिए, जूट की फार्मिंग, जूट की कल्टीवेशन में। मार्केट्स बहुत सारी कंट्रीज हैं, कोई भी कंट्री लिख दो काम चल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और इको फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल नेचर है इसका, तो बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है, बहुत ज़्यादा डिमांड में है। शुगर इंडस्ट्री, इंडिया लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है, फर्स्ट इन गुड़ एंड खंडसारी, ठीक है। ये फैक्ट है, याद कर लेना। 460 मिल्स हैं, 60% उत्तर प्रदेश और बिहार में ही है, ठीक है। और ये अलग अलग स्टेट्स में फैल रही हैं, जैसे टेक्सटाइल्स के बारे में हमने पढ़ा था, और कॉपरेटिव इसमें ज़्यादा सक्सेसफुल है।
देन आते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में, आयरन और स्टील। आयरन स्टील सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कोर इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन हर चीज के लिए जरूरत होती है आयरन स्टील की। इंडिया 9th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, और पर कैपिटा कंजप्शन तुम याद कर सको तो कर लेना, हर इंसान 32 kg क्या बोलते हैं यूज करता है आयरन स्टील, खाता नहीं है यूज करता है, उसके पोजिशन में है, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है। इंडिया 9th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। चैलेंजेस याद कर लेना, कभी कभार पूछ लेते हैं शॉर्ट्स में, ठीक है। हाई कॉस्ट है आयरन स्टील इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, इसलिए ज़्यादातर बिजनेस सेटअप नहीं करते हैं। लेबर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा चाहिए, पावर इश्यूज होते हैं, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, सब्सिडीज नहीं मिलते हैं, ये सब है, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, आईटी इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम इसको पढ़ लेंगे। सीमेंट इंडस्ट्री इसेंशियल कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए, तुमको पता ही है, गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, कोई सा भी स्टेट भर देना, नॉर्थन या वेस्टर्न इंडिया का, ठीक है। 128 या 130 लार्ज प्लांट्स है इंडिया में, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका को हम एक्सपोर्ट करते हैं। केमिकल इंडस्ट्री में 3% जीडीपी है, लार्जेस्ट एशिया है, एशिया में सबसे लार्जेस्ट शेयर अगर जीडीपी में है तो वो 3rd लार्जेस्ट इंडिया का है, 12th ग्लोबली है इंडिया। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों हमारे पास केमिकल हैं। आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम्हारा आईटी हब सॉफ्टवेयर्स वगैरह आ जाएंगे, एंड बस इसमें इतना ही है। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इसमें विमेन है, मतलब विमेन का जो शेयर है इसमें सबसे ज़्यादा है, 30% है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। हाई फॉरेक्स अर्निंग है ड्यू टू बीपीओ सेक्टर। इसका मतलब क्या है कि भाई बाहर से बहुत ज़्यादा इनकम आती है इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में। दैट्स इट, हो गया है तुम्हारा चैप्टर खत्म। तो इंपॉर्टेंट था वो ये था, एग्रो बिजनेस इंडस्ट्रीज में टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन तो इंपॉर्टेंट है बट वो ईजी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ ऊपर के 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, ठीक है। नाउ अगेन मैं बोलूँगा डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे पास लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो। कमेंट्स में तुमको डाउट है प्लीज़ मेरे को मेल करो, फ़ोन नंबर है तुम्हारा, मेरे को कांटेक्ट करो भाई कैसे भी करके, ठीक है। कमेंट्स में तुम अपने डाउट्स लिख सकते हो, और बाकी मिलते हैं हम अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।